तो सर देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या है सर? नाउ दिस इज वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कुछ कुछ नया नया चेंजेस भी किया, वो भी अपने को समझाना है। ठीक है, अमेंडमेंट वगैरह आया तो वो भी अपने को ध्यान देना है। नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय रेसिडेंशियल? तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा ड्रिल डाउन में जाते हैं और अक्षय कुमार से स्टार्ट करेंगे। समझे ना? रेसिडेंशियल स्टेटस। नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है सर? तो इसको समझने के लिए ना पहले दो चीज आपको क्लियर करना होगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ मतलब बेनिफिट गिवन बाय द कंट्री टू द सिटीजन। एक हो गया सिटीजनशिप। क्या हो गया? सिटीजनशिप। समझ रहे हैं? सिटीजनशिप और रेसिडेंट दोनों में फर्क है। दोनों में क्या है? फर्क है। सिटीजनशिप ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या है बताइए? ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बाय बर्थ। अपने लोग इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो पढ़ेंगे ना, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, सीए, एनआरसी का बात नहीं करूंगा, सीए का जो एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा था? सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बाय बर्थ। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब आप इंडियन सिटीजनशिप है। क्या है सर? इंडियन सिटीजन है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको क्या बोला जाएगा? इंडियन बोला जाता है। तो ये सिटीजनशिप आपको बाय बर्थ मिलता है, और इसका भी बहुत सारा है, लॉ है, प्रोविजन है, पढ़िएगा। बाय बर्थ मिलता है, या तो अगर आपको दूसरा देश छोड़ के यहाँ पर आए तो यहाँ पर सर्टेन ईयर आपको रहना पड़ेगा, 15 ईयर्स हम सॉर्ट ऑफ के 10 साल पे। यूएस में जाएंगे तो 7 ईयर्स करके, इस तरह से हर एक कंट्री का राइट है। समझ रहे? उतना साल तक रहे हैं, अच्छा काम किए, मेहनत किए, कोई लॉ वगैरह नहीं तोड़े हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं है, प्लस सरकार को आपसे फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सारा बेनिफिट देने की वजह से आपको सिटीजनशिप ग्रांट कर देते हैं। बट हम लोग एज एन इंडियन, हम लोग क्या है? बाय बर्थ हमारा सिटीजनशिप राइट है। इंडियन सिटीजन होने से फायदा क्या है कि सर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में आप एजुकेशन ले सकते हैं स्कूल्स पे। समझ रहे हैं? इंडिया में आप ट्रैवल कर सकते हैं फ्रीली। इंडिया के किसी भी स्टेट में आप रह सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी वगैरह को आप परचेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे है तो, है ना? इसके अलावा आप जॉब कर सकते हैं। इंडिया में आप बिजनेस कर सकते हैं, है ना सर? इंडिया में कोई लड़की पसंद आ गई तो आप शादी कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट का जितना भी सब्सिडी है, गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम है, बचपन से लेके एंड तक। बचपन में क्या है? स्कॉलरशिप। बड़े में तो स्टार्टअप स्कीम, है ना? अगर कोई घर खरीदना है तो आवास योजना वगैरह है। ठीक है, वहां से घर में आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल जाता है। अगर आपको स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप स्कीम है हमारे यहाँ पे। अगर आप ओल्ड हो गए तो ओल्ड एज होम है, जो कि गवर्नमेंट रन करती है, एनजीओ रन करती है। तो ये सारा गवर्नमेंट स्कीम का भी बेनिफिट क्या कर सकते हैं? आप ले सकते हैं एज एन इंडियन। आपको लगता है इंडिया में रहने का फायदा नहीं है सर? फायदा है, हर एक सिटीजनशिप मिलता है सर। तो ये सारा बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और ये सिटीजनशिप कोई भी एक कंट्री का होगा, वन कंट्री का होगा। दो कंट्री का सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगा, एक का छोड़ना पड़ेगा दूसरे के लिए। अगर सपोज कि यहां पर अभी देखे होंगे कि कनाडा आपको सिटीजनशिप ऑफर कर रहा है, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसा कि कनाडा बहुत ज्यादा अप्रोच करता है। क्यों? क्योंकि कनाडा इज अ लार्ज कंट्री, उसका जो एरिया है वो काफी ह्यूज है, और वहां पे जो यंग पॉपुलेशन है ना, यंग यूथ, वहां पे उसकी कमी हो गया। बिकॉज अपने लोग अभी क्या है, अभी हमारा इंडिया में यूथ ट्रेंड चल रहा है।
इंडिया में टोटल पॉपुलेशन में यूथ का काफी ज्यादा तादाद है, आपको पता होना चाहिए। यही चीज 20 से 30 साल बाद क्या होगा, ड्रॉबैक में हो जाएगा, बिकॉज ओल्ड एज ज्यादा हो जाएंगे। अभी देखिए ये सारा पूरा इकोनॉमिक्स है, मेरे को उतना नहीं आता पर जहां आता मुझे पता है, ठीक है। तो यूथ है, इन लोग काम करेगा, ये लोग ओल्ड होगा। अब अगर हमारा बर्थ रेट सही नहीं रहा, बर्थ रेट कम हो गया, तो 20 से 30 साल बाद अपने लोग तो ओल्ड हो गए, लेकिन नया जो है बर्थ नहीं हुआ, तो यूथ का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और ओल्ड एज का हाई हो जाएगा। तो इट इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री, राइट। तो फिर लोग क्या करते हैं ना कि लोग फिर यूथ को बाहर से बुलाने के लिए अप्रोच करते हैं, बात समझ रहे हैं, क्योंकि कंट्री को जो चलाता है वो कौन चलाता है सर, यूथ है ना बेसिकली। स्टाफ वगैरह वर्कर में सर ओल्ड एज में हेल्थ का इश्यूज है बहुत सारा है। तो अगर ब्रॉडर लेवल में सोचेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ओन लेवल पे नहीं आपका। तो कनाडा आपको सिटीजनशिप देता है सर, अगर कोई भी मान ली कि अभी तो है रिसेंटली, अगर 30 साल से कम है किसी का, और कोई प्रोफेशनल है, क्या है बताइए, प्रोफेशनल है, सीए हो गया, डॉक्टर वगैरह हो गया, इन लोग होंगे, प्लस जिसका इनकम मान लीजिए 10 लाख से ज्यादा वगैरह है, तो कनाडा उसको सिटीजनशिप दे रही है सर। किस लिए, बिकॉज सर दिस आर दी प्रोफेशनल। अगर इन लोग उसका कंट्री में चल जाएगा तो क्या होगा, कंट्री विल बी एडवांस। आज यूएस इतना आगे क्यों है, आज यूएस इतना आगे क्यों है भाई, यूएस में क्या लगता है कि खुद उसके लोग है क्या, खुद बाय बर्थ वहां है, नहीं सर। मोस्ट ऑफ द केसेस आर माइग्रेंट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, और यूएस इस चीज में काफी स्ट्रांग है, वो टैलेंट को उठाना आता है। आज इमेजिन करिए ना, द मतलब कि टैलेंटेड इंडियंस दैट वी हैड सो फार, सुंदर पिचाई हो गए, सत्या नडेला जी हो गए, अभी ट्विटर का नया एक तो सीईओ वगैरह, दो आर ऑल द इंडियंस। साइंटिस्ट नासा का सर 1/3 इंडियन है, 1/3 यूएस का डॉक्टर इंडियन है, कहाँ है। तो दो आर द टैलेंटेड पीपल। अगर इंडियन गवर्नमेंट उतना स्ट्रॉन्ग रहता और उतना फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता रादर देन दोस कंट्रीज, और दोस्त लोग अगर इंडिया में रहे होते और इंडिया में मेहनत किए होते, इंडिया में बिजनेस किए होते, इंडिया में आगे बढ़ाए होते, तो आज हमारा नेशन कहां होता, बेटर तो होता सर आज की सिचुएशन से। लेकिन वो सारे टैलेंटेड लोग इंडिया को छोड़ के जाना चाहते हैं और बाहर पे जा रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगे भाई, जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएगा भैया। आई एम अ टैलेंटेड गाय, आई कैन अर्न इजिली 30 लाख रुपीज पर एनम। 30 साल का 30 लाख रुपए हम कमा सकते हैं। इंडिया में हमको कोई इतना पैसा नहीं दे पा रहा है, बाहर में मेरे को पैसा दे रहा है, तो हम क्यों नहीं जाएंगे। देखिए पेट्रियोटिज्म और पेट्रियोटिक थिंग अलग चीज है, बट सबसे पहले एक इंसान का सेटिस्फैक्शन होता है, एक इंसान का खुद एक एम्बिशन होता है, खुद का एक जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खुद का एक सपना होता है कि वो क्या चाहेगा। और आजकल के जितने भी लोग हैं सब मनी माइंडेड, सबको पैसा चाहिए भाई, लाइफ स्टाइल अच्छा चाहिए, अच्छा लाइफ स्टाइल को अच्छा ही लेगा तो गाड़ी लेगा, बंगला लेगा, यहाँ घूमेगा, 3-4 टो है, घुमाएगा, और क्या करेगा। यही ना माइंडसेट है। तो ये माइंडसेट के लिए सबसे पहला इनकम क्या है भैया, मनी। तो मनी इंडिया में नहीं मिला तो कहाँ जाएगा, बाहर जा रहा है सब। एंड दोस आर वेरी टैलेंटेड पीपल, सब टैलेंट इंडिया से बाहर चले गए, तो अपने पास क्या होगा, खजूर लोगों तरह आदमी लोग घूमता रहेगा लीडर बन के, लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, फलाना ढमकाना, हिजाब बैन, ये सब यही सब आदमी लोग दिखेगा अपने को, यही सब लीडर बनेगा ना सर मार काट के। बिकॉज सब टैलेंटेड जो लोग लीडर बन सकते हैं उन लोग तो बाहर जा रहे हैं। और बहुत सारे इंडियन सिटीजन थे जो कि इंडियन बाई बर्थ हैं, वो यूएस गवर्नमेंट के बहुत सारे अच्छे अच्छे पोजीशन में है, यूएस पार्लियामेंट में है, कोई यूके में है, कोई इधर है, वहां के पार्लियामेंट में जाके अच्छा लीडर वहां पे परफॉर्म कर रहा है। इमेजिन दोस लीडर विल कम इनटू इंडिया, अगर वो इंडिया के लीडर बनते तो क्या होता, बट बन नहीं सकते। यहाँ पर अपने को हिंदू मुस्लिम करना है, गांव में मतलब गाय वगैरह में जाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब में जाना है सर। अपने को डेवलपमेंट वगैरह ये सबसे मैटर है नहीं, और ऐसे टैलेंटेड लोग को रोकना नहीं आता है। अगर ऐसे टैलेंटेड लोग को अपने लोग रोक लिए तो क्या होगा, कोई नहीं देश के बारे में सोचेगा। क्यों सोचोगे, तुम लोग सोचोगे क्या, अगर हम आप लोग से बात करें तो आप लोग रहेंगे क्या। एक सिंपल सा बात है, अगर मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाहर में, मेरे को मान ले कि यूएस गवर्नमेंट या बाहर मेरे को कनाडा घर दे रहा है, मेरे को गाड़ी दे रहा है, मेरा बच्चा का एजुकेशन दे रहा है, मेरा फैमिली लोग के लिए सब सपोर्ट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, भाई क्यों नहीं जाएंगे। और यही अगर हम 10 साल वहां पे मेहनत कर लिया उस कंट्री के लिए, तो हम किस कंट्री को डेवलप कर रहे हैं।
लॉट ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग, और लोग आज के टाइम में ना ये सारे चीजों को ना कभी गौर ही नहीं कर रहा है, और यही सारा चीज है जिसके वजह से अपने लोग इस ग्राउंड पे ना काफी डाउन होते जा रहे हैं। बिकॉज जितना भी जो टैलेंटेड है ना, इसको एक वर्ड बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, क्या बोलते हैं, जितना भी टैलेंटेड जो पीपल है ना वो इंडिया से चले जाएंगे, तो सर हमारे यहाँ पे लीडर ऐसे ही साले होंगे, है ना, ताजमहल को तेजू महल, ये महल, है ना, गाय का मूत्र से भाई साहब कैंसर ठीक हो रहा है, कोरोना ठीक हो रहा है उसका, इससे यही सब जो क्या पे होता रहेगा सर, यही सब लोग मिलते रहेंगे, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, समझ गए। तो ये सिटीजनशिप है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर टैलेंटेड बता रहा है, यहाँ पर अब जैसा मान लीजिए अक्षय कुमार जी हो गए, आपको पता है अक्षय कुमार जी यही अप्रोच में चले गए, बाबू साहब को लाला चाहा, लप लप लॉलीपॉप मिला और बाबू साहब ने चूस लिया, है ना, कनाडा वाला यही वाला लाला चाहा लप लप दिया, लॉलीपॉप दिया और बाबू साहब ने चूस लिया। तो अक्षय कुमार जी कैनेडियन का सिटीजन है सर, कैनेडियन सिटीजन है वो, कैनेडियन सिटीजन है सर। और इंडियंस कैनेडियन सिटीजन बनने के लिए इंडियन सिटीजनशिप क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो फिर भी ये कैसे है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे तो वीडियो डालने सकते हैं, है ना। इंडियन सिटीजन नहीं है सर, वो कैनेडियन सिटीजन है। तो इमेजिन करिए एक नेशनल हीरो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेशनलिज्म का जो रोल है वो ज्यादातर अक्षय कुमार ही किया है। वो नेवी भी बना है, वो सूर्यवंशी में आईपीएस ऑफिसर भी है, सॉरी एटीएस का, है ना, वो भी बना है, आईपीएस ऑफिसर भी बना है, वो नेवी में भी गया है, वो पायलट भी बना है, वो हाँ वो साइंटिस्ट भी बना है। वो जितना भी, मतलब आप इमेजिन करो कि जितना भी नेशनल लेवल का जो पोस्ट है वो मूवी में वो अक्षय कुमार ही निभाया। और अगर कहीं ना कहीं उसका अगर मूवी देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक आपका पेट्रोजिंग फीलिंग भी आता है, उसका मूवी देखे ना तो कहीं ना कहीं एक आपका पेट्रोजिंग फीलिंग भी आता है कि भैया अरे हमारा नेशनल हीरो बन सकता है। और भाई साहब ने किया क्या कांड, भाई साहब ने कैनेडियन सिटीजन बन के रहा, और इंडियन सिटीजन वो नहीं है, और वो हमारा नेशनल हीरो बनने वाला। तो इमेजिन करिए अ नॉन इंडियन इज डूइंग अ फिल्म ऑन द इंडियन हीरोशिप। हिपोक्रेट है सर, हिपोक्रेट, ये सबको हिपोक्रेसी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा सिटीजनशिप कोई एक का मिलता है, हर कंट्री का सिटीजनशिप नहीं। तो आप दुबई का भी ले लिए, यहाँ का ले लिए, वहां का ले लिए, सबका ले लिए, हम भैया सबका सिटीजन है, ऐसा नहीं होता है, एक ही का है। जैसा शाहरुख खान को दुबई का सिटीजनशिप ऑफर किया गया था, नहीं लिया, वो नहीं लिया भैया, ये इसको बोलते हैं, वहां का ब्रांड एम्बेसडर इज अ डिफरेंट थिंग, सिटीजनशिप, गेटिंग अ सिटीजनशिप इज अ डिफरेंट थिंग सर, समझ में आ रहा। तो ये सिटीजनशिप का डिफरेंस हो गया। रेसिडेंट क्या है, नाउ रेसिडेंट इज अ वर्ड विच डिटरमाइन दी, ये आपका रेसिडेंशियल पर्पस निकालता है फॉर टैक्सेशन पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए, ये टैक्सेशन पर्पस के लिए निकालता है, ठीक है, टैक्स करने के लिए। और ये ईच ईयर निकलता है सर, हर साल, ये ईच ईयर निकलता है, हर साल आपका रेसिडेंशियल स्टेटस मालूम किया है। इससे सिटीजनशिप पता चलता है क्या, जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है मतलब वो इंडिया का सिटीजन भी नहीं है क्या, नहीं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया के बाहर जाते हैं काम करने के लिए, काम करने के लिए जाते हैं, बिजनेस करने के लिए जाते हैं। सपोज उनका एक से ज्यादा ब्रांच है, एक से ज्यादा उनका ऑफिस वगैरह वहां पर भी करके रखा है, तो फिर यहां से वो जाते हैं जॉब उब के लिए जाता है। बहुत सारा आदमी लोग जाता है ना, ब्लू कॉलर का जॉब तो भरा पड़ा है दुबई वगैरह में। जाइए दुबई में जितना भी स्टाफ है, वर्कर है, आइधर वो इंडियन है, आइधर वो पाकिस्तानी है, या तो वो बांग्लादेशी है। ये तीन कंट्री में ब्लू कॉलर जॉब समझे ना, एक व्हाइट कॉलर जॉब होता है और एक क्या होता है, ब्लू कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर मतलब शर्ट पैंट पहन उनके थर्ड पार्ट पहन उनके जाता है, दैट्स कॉल्ड व्हाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर मतलब मेहनत मजदूरी वगैरह जो करने वाला हो गया, प्लम्बर हो गया, लेबर वगैरह हो गया, वर्कर स्टाफ लेवल में जाते हैं, उसको ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं। जितना भी ब्लू कॉलर जॉब जो गल्फ कंट्रीज में है, दोज आर इंडियंस, पाकिस्तानीज और बांग्लादेशी। सबसे कचड़ा बांग्लादेशी होता है भाई वहां, उनको अंदर का रिपोर्ट मिला, हम कभी गए नहीं है, पता है मेरे को, कचड़ा होगा बहुत बड़ा, ठीक है।
तो सर इंडियन लोग वहां पे जा रहे हैं तो क्या भाई साहब वहां काम करने के लिए जा रहे हैं तो क्या वहां का सिटीजन बन गए हम? हाँ, मतलब वहां पर दुबई में कहां से घूम रहे हैं, देखो भैया हम भी यहाँ का जगह जमीन खरीदेंगे, हम भी प्रॉपर्टी लेंगे, नहीं। रेसिडेंशिप लेने से आप उस एरिया के, उस कंट्री के सिटीजन नहीं बने सर। मेहमान। आप उस कंट्री के क्या हुए सर? सिटीजनशिप नहीं हुआ। आप जॉब करने गए, जॉब एक्सपायर हुआ, वापस वतन वापस। जैसे वो यहाँ पर बहुत सारे लोग ना, वीजा का कॉन्सेप्ट क्या है? वीजा, वीजा किस लिए? स्टे करने के लिए। अपने लोग यहां से बाहर जाते किसी दूसरी कंट्री में ना, तो वहां पर वीजा लेना पड़ता है। जितना दिन रहेंगे उतना दिन का पैसा देना पड़ता है वीजा के लिए। अगर जितना भी फॉरेनर लोग, जितना भी गोरा गोरा जो इंडिया में आता है घूमने के लिए, तो इंडियन गवर्नमेंट वीजा अप्लाई करता है। इंडियन एम्बेसी उसका कंट्री में, सपोज यूएस कोई बंदा यहाँ आ रहा है तो यूएस का जो इंडियन एम्बेसी है, यूएस में जो इंडियन एम्बेसी, वहां पर वो वीजा अप्लाई करता है। वो इंडियन एम्बेसी वहां से उसका वीजा का पूरा डॉक्यूमेंट लेके फिर वहां पे इंडियन गवर्नमेंट में एक्सेप्ट कर पाता है। एक्सटर्नल मिनिस्टर, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वहां से फिर अप्रूव होता है, फिर इंडियन एम्बेसी में वापस जाता है, तब उन लोगों को वीजा ग्रांट मिलता है। फिर वो लोग इंडिया में वापस इंडिया में आ सकते हैं घूमने के लिए, रहने के लिए नहीं बेटा। अब इंडिया में आया और आके गोवा में जाके थोड़ा बहुत काला वोला करके बेटा बोल दिया कि हम इंडियन है ना। बहुत सारा मूवी है ना गोवा में, है ना सर। तो वो अगर वीजा एक्सपायर होने के बाद फिर भी इंडिया में अगर वो रहता है, या ऐसा इंडियन अगर वीजा एक्सपायर के बाद में फॉरेन में रहता है, तो उसको इलीगली बोलते, क्या बोलते हैं? इलीगल इमिग्रेंट। इमिग्रेंट हो गया ना सर, इलीगली रह रहा है। अब जहां मिलेगा तो भैया वापस। समझ में? दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो ये चीज याद रहेगा। रेसिडेंशियलशिप किस लिए निकालते हैं? टैक्स के लिए। अब एक से ज्यादा रेसिडेंट हो सकता है क्या? क्या रेसिडेंशियल स्टेटस मोर देन 1 ईयर हो सकता है क्या? यस, रेसिडेंशियल स्टेटस मोर देन 1 ईयर हो सकता है। ये कोई भी 2 कंट्री का हो सकता है। यस, 2 कंट्री का भी हो सकता है। एक से ज्यादा कंट्री का भी आप रेसिडेंशियल स्टेटस कर सकते हैं, आप बन सकते हैं, वहां के भी रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन सिटीजनशिप नहीं बने, एक ही कंट्री। क्लियर है? तो रेसिडेंशियल स्टेटस को जानने के लिए अपने पास 2 सेक्शन है। कितना सेक्शन है? और ये रेसिडेंशियल स्टेटस जो है सबका बनता है। किसका बनता है सर? अरे यार, क्या हो? कभी कभी हमको लगता है ना कि हम कोई मतलब टेक्निकल गाय भी हैं, समझ रहे हैं? सब कुछ करना पड़ेगा। देखिए सर, पेन लग रहा, चल नहीं रहा है क्या? देखिए देखिए सर देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए चीज समझिएगा। हमारा 2 सेक्शन है। एक है सेक्शन 6(1), क्या है सर? ठीक है, जिसको प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर ये प्राइमरी सेक्शन को सेटिस्फाई कर लिया, क्या कर लिया?
अगर इसको सेटिस्फाई कर लिया, मगर इसको फुलफिल कर लिया, तो इसको बोलते हैं रेसिडेंट। क्या बोलते हैं? रेसिडेंट। वो बंदा रेसिडेंट हुआ। जो इसको सेटिस्फाई नहीं किया, नॉट सेटिस्फाई, जो इसको सेटिस्फाई नहीं किया उसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट। क्या बोलते हैं सर? क्लियर है? मतलब एनआरआई। क्या बोलते हैं उसको? एनआरआई। क्लियर है? नाउ अब अगर वो रेसिडेंट बन गया, अब अगर वो रेसिडेंट बन गया तो फिर से एक सेक्शन आता है, सेक्शन 6(6). क्या बोलते हैं? सेक्शन 6(6). ये होता है सेकेंडरी सेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? ये होता है सेकेंडरी सेक्शन। और ये सेकेंडरी सेक्शन में बेसिकली अपने को पता चलता है कि अगर वो सेटिस्फाई कर दिया तो वो होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या होता है सर? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है? और अगर इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या होता है? वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या होता है? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट को बोलते हैं आरओआर। क्या बोलते हैं? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या बोलते हैं? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को बोलते हैं आरएनओआर। क्या बोलते हैं? रेसिडेंट बट नॉट, क्या बोलते हैं? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट को अपने लोग एनआर बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट। क्लियर हो गया? तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर में अपने को 3 चीज सीखना है, वेदर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या तो फिर वो नॉन रेसिडेंट। और कितना सेक्शन है हमारे पास? 2 सेक्शन है, सेक्शन 6(6), सेक्शन 6(1) और सेक्शन 6(6) अपने को पढ़ना। क्लियर है? चलिए, सब कुछ बुक में दिया हुआ है, रीड करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ सर? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी डिटरमाइन द स्कोप ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ हिज इनकम। वेदर अ पर्सन विल बी चार्ज टू अ पर्टिकुलर इनकम और नॉट डिपेंड्स ऑन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। बिफोर वी स्टडी रेसिडेंशियल स्टेटस, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द फॉलोइंग बेसिक फैक्ट्स। क्या क्या बेसिक फैक्ट है? रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड, क्या डिटरमाइन करता है? ईच ईयर सेपरेटली, हर साल निकलता है। ठीक है? बिकॉज रेसिडेंशियल स्टेटस में चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। अ पर्सन मे बी ए रेसिडेंट ऑफ मोर देन 1 कंट्री प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब पता है ना? जिस साल इनकम कमाया उस साल एक कंट्री का भी ज्यादा वो रेसिडेंट बन सकता है। क्लियर है? सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है? अ सिटीजन ऑफ इंडिया मे नॉट बी अ रेसिडेंट इन इंडिया, हो सकता है। अब इस चार्ट को देख लीजिए क्या है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में 2 चीज है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ये क्या है सर? सेक्शन 6। और जैसे रेसिडेंट हो गया फिर क्या अप्लाई करेंगे? 6(6) अप्लाई करेंगे। और इससे क्या पता चलता है? ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। तो ये हो गया रेसिडेंट, ये हो गया आरओआर, वहां लिख लीजिए, ये हो गया आरएनओआर, और ये हो जाएगा सर इन। ठीक है? अब यहां पर इसी सेक्शन 6(1) में एक और कॉन्सेप्ट भी नया डाला गया, डीम्ड रेसिडेंट। क्या डाला गया? और डीम्ड रेसिडेंट को नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीम्ड रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? आरएनओआर का खिताब देते हैं। क्या देते हैं? तो डीम्ड रेसिडेंट भी अपने लोग पढ़ेंगे कि डीम्ड रेसिडेंट क्या है, बिकॉज ये नया लाएगा। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट डीम्ड रेसिडेंट अपने लोग रीड करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़िए। देखिए प्राइमरी सेक्शन, आज अपने लोग जो सेक्शन को रीड करेंगे समझेंगे। ठीक है? पढ़िए क्या लिखा है। प्राइमरी कंडीशन सेक्शन 6(1). एन इंडिविजुअल, किसका कर रहे हैं अभी? रेसिडेंशियल स्टेटस किसका कर रहे हैं? इंडिविजुअल का कर रहे हैं अभी। फिर किसका करेंगे? HUA, फिर कंपनी। समझ रहे हैं? अलग अलग। हाँ, किसका? अपना सिर्फ इंडिविजुअल का पढ़ना सब। An individual is said to be resident in India. Resident of India में बोलेंगे in any previous year if he satisfies at least one of the basic condition. Underline करिए उस वर्ड को, at least one of the basic condition. At least one of the basic condition का मतलब क्या हो गया? दोनों में से कोई भी एक।
ठीक है, क्या लिखा है पहले? पहले लिखा हुआ है ही इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। अगर वो इंडिया में है कितना दिन के लिए? 182 डेज अगर वो इंडिया में है प्रीवियस ईयर, मिनिमम एटलीस्ट 182 डेज है, तो उसको क्या बोलेंगे? रेसिडेंट। क्या बोलेंगे? रेसिडेंट। एटलीस्ट 182 डेज का मतलब क्या हो गया? 182 डेज एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया? या तो 182 डेज या उससे ज्यादा, या उससे ज्यादा, कम नहीं, है ना? तो यहां पर लिख सकते हैं 182 डेज का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज, है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज, तो उसको क्या बोलेंगे सर? प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, इट मींस हाफ ईयर। दूसरा वाला क्या बोला? अगर ये पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया बाबू, तो दूसरा में क्या बोला? अगर मान लो 182 डेज नहीं रहा, तो बोला कि भैया अगर वो इंडिया में 60 डेज भी रहा है, कितना दिन? 60 डेज भी रहा है, एंड वहां पर एक वर्ड अंडरलाइन करेगा, एंड 365 days or more during the last 4 years immediately preceding the previous year। अब ये अंग्रेजी है बाबू, खेल लिया। अंग्रेजी है सर, सीख लीजिए, नहीं तो ले लेगा, है ना? बहुत दबा के लेता है बॉस, रो भी नहीं पाओगे ऐसा लेगा। मतलब 1 साल 4 साल तो क्या बोला? फॉर 365 days और मोर, 365 दिन या उससे ज्यादा, ड्यूरिंग द लास्ट 4 years, 4 सालों में। कितना साल? 4 साल, मतलब आपको हर एक दिन कैलकुलेट करना हो। लेकिन कौन सा ईयर? इमीडिएटली प्रेसिडिंग द प्रीवियस, इमीडिएटली प्रेसिडिंग द प्रीवियस, ठीक है? मतलब इसका मीनिंग अपने को समझना है ना सर? इसका मीनिंग अपने को समझना है, और इसका मीनिंग के लिए अपने को जगह चाहिए। चलो तुम लोग कहीं पर जगह घुसाओ, मेरे पास तो जगह नहीं है, हम यहाँ पर डालते हैं। देखो, इसका मतलब सेक्शन 6(1) को अपने लोग डील करते हैं, इसको समझते हैं 6(1) क्या बोलते हैं। सेक्शन 6(1) में बोल रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल को रेसिडेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रेसिडेंट बोल देंगे, ठीक है? अगर वो सेटिस्फाई करता है, क्या करता है? सेटिस्फाइड कर देता है। कितना कंडीशन? 1 कंडीशन। कितना कंडीशन? 1 कंडीशन। कितना कंडीशन? और 1 कंडीशन क्या है? सबसे पहला में बोला है कि अगर वो बंदा इंडिया में रहा है, कहां पे? इंडिया में रहा है, स्टेज इन इंडिया, कितना दिन के लिए? 182 अपने लोग का प्रीवियस ईयर कौन सा है? 20-21। कौन सा है? 20-21। 21-22 तो भी आया है, 22 से फिर नेक्स्ट ईयर में, तो अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 20-21। तो वो इंडिया में फॉर दी प्रीवियस ईयर 2020-21 20-21 में अगर वो इंडिया में ग्रेटर देन इक्वल टू कितना दिन? 182 डेज रहा है। कितना दिन? 182 डेज रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? रेसिडेंट। क्या बोलेंगे? अगर नहीं रहा है, नहीं समझे? अगर ये 182 डेज वो मेरा रहा है, इतना दिन अगर वो मेरा रहा है, यस, तो क्या हो गया? वो मेरा रेसिडेंट। क्या हो गया? रेसिडेंट। फिर दूसरा वाला कंडीशन में जाने की जरूरत है? क्यों जाएंगे भाई साहब? तब दूसरे वाला कंडीशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये बंदा यहाँ पे रेसिडेंट बोल दिया, तो फिर दूसरा वाला में जाने का जरूरत अपने को नहीं है। अगर ये नो बोल दिया, क्या बोल दिया? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तब किस में जाएंगे? तब जाएंगे सेकंड वाला कंडीशन। और सेकंड वाला कंडीशन क्या बोल रहा है? अगर वो इंडिया में रहा है प्रीवियस ईयर 20-21, कितना? 20-21 में फॉर एटलीस्ट 60 डेज, मतलब ग्रेटर देन 60 डेज रहा है, समझ गए? एंड इसके साथ एक और कंडीशन, मतलब 2 है इसके साथ। एंड में क्या लिखा है? बोलिए। 365 डेज ड्यूरिंग द लास्ट 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, उसको छोड़ के पिछला 4 साल। तो 20-21 को छोड़ के पिछला 4 साल क्या हो जाएगा भाई? 2019-20, फिर 2018-19, फिर
2017-18, फिर 2016। तो इन शॉर्ट में 2016 से लेके 2020 तक 4 सालों में, अगर वो 4 सालों में टोटल मिलाकर कितना दिन, 365 दिन से ज्यादा रहा है और इस साल कम से कम 60 दिन रहा है, तो भी क्या बोलेंगे, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले। समझा? तो सबसे पहले चेक क्या करना है कि वो इंडिया में 182 डेज रहा है या फिर नहीं रहा। अगर वो रहा है तो फिर सेकंड में जाने का जरूरत नहीं है। क्या आंसर होगा, द पर्सन इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। और अगर नहीं रहा है 182 डेज, तब फिर 60 डेज कंप्यूट करेंगे और लास्ट 4 ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस में 365 डेज रहा है, तब वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया दूसरा वाला, और उसको क्या बोलेंगे सर, रेसिडेंट। और ये भी नहीं किया, अगर ये भी नहीं किया, अगर इसको कर दिया तो रेसिडेंट, और इसको भी सेटिस्फाई नहीं किया तो अब क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट। तब क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट। क्लियर हो गया? की समझ में आ रहा है? कहीं लिखना है तो लिख सकते हैं आप, याद रहेगा। दूसरा कंडीशन 60 डेज कंपल्सरी था, उसमें 60 डेज नहीं रहा। 60 डेज भी नहीं रहा तो नहीं। अब देखिए, अब यहां पर कुछ एक्सेप्शन है। क्या है सर, क्या है बताइए, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शंस को रीड करिए क्या लिखा होगा। इन द फॉलोइंग केसेस कंडीशन नंबर 2 अब बिकम्स नॉन ऑपरेटिव। मतलब एक्सेप्शंस में ये बोला है कि भैया ये सारे चीजों में जो नीचे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें ये जो मेरा सेकंड वाला जो मेरा पार्ट है ये एप्लीकेबल नहीं। इसमें कंडीशन नंबर 2 कौन सा, मतलब 60 डेज वाला, कौन सा वाला, 60 डेज वाला ऑपरेटिव नहीं। मतलब इसके लिए सिर्फ नंबर 1 एक नंबर ही रहेगा। अगर एक नंबर वाला अप्लाई हुआ तो रेसिडेंट, एक नंबर वाला अप्लाई नहीं हुआ नॉन रेसिडेंट। चीज समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे पॉइंट के लिए अपने लोग नंबर 2 अप्लाई नहीं करेंगे, केवल कौन सा होगा, नंबर 1। क्या लिखा पढ़िए, व्हेन एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पर्पस को मार्क करिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस पर्पस आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इंडियन सिटीजन मतलब इंडिया का सिटीजन लिया हुआ बाय बर्थ और इंडिया को छोड़ के जा रहा है, हमेशा के लिए नहीं, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस पर्पस के लिए, तो सेकेंड वाला कंडीशन अप्लाई नहीं करें। क्लियर है? दूसरा बोला, व्हेन एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। अगर कोई इंडिया का सिटीजन, अगर इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सारा क्यू रहता है ना, नेवी वगैरह पे जाते हैं तो 7 महीना 8 महीना के बाद आते हैं, रिमेंबर। तो वैसे अगर लोग जो कि इंडिया के बाहर में अगर इंडियन मेंबर, क्रू मेंबर के तौर पर अगर गया है इंडिया के बाहर पे, तो उसके लिए भी सेकंड वाला मेरा अप्लाई नहीं हो। ठीक है, नाउ थर्ड वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अपने को नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ठीक है, बिकॉज यही डीम रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट में आएगा। इस पॉइंट को पढ़िए, वाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज स्टेज इन इंडिया, बोथ द डेज, अंडरलाइन करिएगा, बोथ द डेज। बोथ द डेज का मतलब जिस दिन वो बंदा इंडिया को छोड़ के गया और जिस दिन वापस इंडिया में आया, दोनों लेना है। सही समझे, दोनों लेना है, शैल टेकन इनटू अकाउंट। मतलब सपोज अगर मैं इंडिया को छोड़ के जा रहा हूं 4 फरवरी, या फिर मान लीजिए कि 4 अगस्त, और फिर वापस आ जा रहा हूं 11 जनवरी को, तो 4 फरवरी मतलब 4 अगस्त भी काउंट होगा और प्लस 11 फरवरी भी काउंट होगा, दोनों दिन काउंट करेंगे। प्लस यहां पर और बोल दिया क्या है सर, इंक्लूडिंग दी आवर्स, क्या बताइए, घंटा। मीन्स बोथ द डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एज डेट ऑफ अराइवल आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट इन इंडिया। आवर्स भी काउंट करना। अब कोई बंदा अगर मान लीजिए रहा है 181 डेज, 181 डेज 23 आवर्स, कितना रहा है, क्या सेटिस्फाई किया,
सेटिस्फाई, आवर्स पूरा मैच होना चाहिए, समझ गए? 182 days 1 hour greater than equal to the, remember 182 days 1 hour rest. 23 hours 58 minutes बच गया बेटा 2 मिनट से, तब भी क्या हुआ? सेटिस्फाई हुआ? सेटिस्फाई नहीं। मिनट में नहीं जा सकते, बहुत डिटेल हो जाएगा, आवर्स अपने लोग काउंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया सर? इसको पढ़ कर आइएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है? और ये नंबर 3 एक बार रीड करके आइएगा सर, इसको रीड करिएगा ये क्या बोलना चाह रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ सर, टैक्स काफी बोरिंग चैप्टर है, काफी लॉ है, प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आप इसका सम को याद कर पाओ, तभी कर पाओ। अगर प्रोविजन याद नहीं है तो सम भी नहीं। क्लियर है? आइए सर नेक्स्ट क्लास पे।